Hello students, I am DK Mishra from SS Point Coaching Prayagraj. Just I am here to teach you the remaining part of pronoun which had already been started in the previous video. बेटा आपको सिंटैक्स मैंने स्टार्ट किया था और सिंटैक्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंसिस्टेड होता है जिसमें नाउन, ऑर्डरली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ऐसे प्रोसीजर्स कंजंक्शन तत्व होते हैं, इंटरजेक्शन नहीं होता इसमें। और इंटरजेक्शन के इन प्लेस ऑफ यहाँ पे आर्टिकल को ऐड किया गया है। आर्टिकल 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है बट इवन आपको 12th क्लास में भी इसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल अब मैं सिंटैक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन की स्टार्टिंग किया था। मैंने डिफाइन किया था कि जो प्रोनाउन हमारा होता है वो कैसे अपनी डिफिनीशन को स्वयं प्रूव करता है, किस प्रकार से अपनी डिफिनीशन को प्रूव करता है प्रोनाउन। एक वर्ड हमारा यहाँ पे हुआ प्रो और दूसरा हमारा हुआ नाउन। तो मैंने बताया था प्रो का मतलब जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट और नाउन मीन्स नाउन। हमारी डिफिनीशन बनी द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो बचपन में, ये तो नई डिफिनीशन हुई, बचपन से हम लोग क्या पढ़ते हैं, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वही बात ये भी है, इन प्लेस ऑफ हम बोलते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट हमने बोल दिया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी डिफिनेशन बन गई कि द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है दैट इज प्रोनाउन। कल मैंने स्टार्ट किया था इसके काइंड्स, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की मैंने चर्चा पहले किया था। पर्सनल प्रोनाउन को वेल डिफाइन किया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन का सिस्टम हमारा है उसमें हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और उसमें हमने स्पेशली आपको पॉजिटिव केस को समझाया था जिसमें पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये 2 टॉपिक्स कल मैंने समझाए थे। जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव दैट इज द मॉडिफायर ऑफ अ नाउन। ये नाउन का मॉडिफायर होता है और जब नाउन का मॉडिफायर होता है तो इसके तुरंत बाद फिर नाउन आना चाहिए। पॉजिटिव जो प्रोनाउन हमारा होता है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा नाउन का ही सब्स्टिट्यूट होता है। इसलिए जहां पर नाउन नहीं आता, जहां पर भी नाउन नहीं आता वहीं पर ये प्रोनाउन लगाया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। और जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मॉडिफायर होता है, किसी नाउन का मॉडिफायर होता है। दूसरा मैंने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन आपको समझाया था। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक दोनों सेल्फ या सेल्फ्स की फॉर्म से बनते हैं। दोनों सेल्फ की फॉर्म अगर मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग की जाए तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाए तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन हमारा होता है। मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आने पर रिफ्लेक्सिव और मेन वर्ब के पहले आने पर इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं का सेंस देता है, स्वयं का सेंस देता है, और इम्फेटिक प्रोनाउन हमारा जो होता है वो दबाव देता है, प्रेशर देता है, किसी कार्य में प्रेस्क्राइब करता है, दबाव देता है। ये मेन वर्ब के पहले आता है। देन चौथा मैंने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। किसी क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत इनसे अगर होती है, किसी भी क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत अगर इनसे होती है तो ये हमारा क्या होता है, जैसे हु इज गोइंग देयर, तो हु हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा। व्हाट आर यू डूइंग, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन यही वर्ड्स अगर सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और फिर इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है।
यहां तक मैंने आपको समझाया था, बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस. जस्ट they are very important and significant to recognize. After that you will be succeeded in doing the function of pronoun whatever I will teach you. Just आपको मैं अब इसके बाद बता रहा हूं reciprocal pronoun. reciprocal pronoun इसे हम लोग परस्पर वाची सर्वनाम कहते हैं. इसे परस्पर वाची सर्वनाम कहते हैं. ये परस्परता को शो करता है. परस्परवाची सर्वनाम कहते हैं जिसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, जिसमें एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन एनदर. जो हमारा ईच अदर होता है फॉर टू और जो वन एनदर होता है फॉर मोर देन टू. ईच अदर, इन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से. एक दूसरे से, इन दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से. ईच अदर एंड वन एनदर, एक दूसरे से. दो के लिए हमारा ईच अदर लगता है और दो से अधिक के लिए वन एनदर का हम लोग प्रयोग करते हैं. Just like Raman and Chaman आर रिमूव कर दीजिए, पास्ट में कर दीजिए. हेल्प्ड ईच अदर. ओके, रमन एंड चमन हेल्प ईच अदर. रमन और चमन एक दूसरे की मदद करते हैं. अगर मैं यहां बोलूं रमन चमन एंड रोहित हेल्प ईच अदर. रमन चमन एंड रोहित हेल्प ईच अदर. रमन चमन और रोहित क्या हो गए? मोर देन टू हो गए. यानी यहां पर ये तीन प्रकार के वर्ड्स हैं, तीन प्रकार के वर्ड्स यहां पे हैं और तीन है यानी मोर देन टू हैं. जब मोर देन टू हैं तो ऐसी पोजीशन में क्या होना चाहिए? ऐसी पोजीशन में क्या ईच अदर करेक्ट है? नो. ईच अदर यहां पर इनकरेक्ट वर्ड हो गया. दो से अधिक होने पर हम वन एनदर का यूज करते हैं. तो ईच अदर को रिमूव करके यहां पे क्या लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे वन एनदर. ये वर्ड यूज करेंगे. हमें वन एनदर का प्रयोग करना है. ईच अदर को यहां से रिमूव करना है, वन एनदर का यूज करना है. वन एनदर यानी रमन चमन एंड रोहित हेल्प वन एनदर. दिस इज द करेक्ट. बिल्कुल सही सेंटेंस है. एक प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है. कभी कभी हमारे पास, जैसे मैंने बोला, बोथ द स्टूडेंट्स हेल्प्ड डैश ऑल द बॉयज help dash. Just try to understand these two sentences, the function of two sentences. Both the students help dash. दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद किए. एक दूसरे का सेंस यहां पर हमें क्या भरना चाहिए, क्या फिलअप करना चाहिए? अब देखिए बोथ लगा है ना. जब यहां पे बोथ लगा है तो यहां ईच अदर और वन एनदर में से कौन सा वर्ड यहां पे सिलेक्ट करना चाहिए? यहां पे सीधा सीधा ईच अदर का यूज करना चाहिए. क्यों? बोथ इज ऑलवेज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू. दो के लिए बोथ का अर्थ होता है दोनों. दो की अवस्था के लिए बोथ का प्रयोग होता है. और जहां दो से और यहां पे आल दिया हुआ है
तो जहां पर भी आल दिया होता है हमेशा मोर देन 2 के लिए ही यूज होता है। 2 से अधिक के लिए हमेशा आल का प्रयोग किया जाना चाहिए, हमेशा 2 से अधिक के लिए, और 2 से अधिक के लिए आल का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो ऑल द बॉयज हेल्प, अगर यहां पर ऑल द बॉयज है तो यहां पे क्या लगाना चाहिए, वन एंड अदर। यहां पे वन एंड अदर का प्रयोग करिए। जब ऑल यहां पे है तो वन एंड अदर का प्रयोग करिए। बोथ यहां पर है तो यहां पर इस कंडीशन में बोथ के लिए आप ईच अदर का यूज करिए। तो ये हमारे 2 होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परता दर्शाने वाले, यानी जो परस्परता को दर्शाते हैं। 2 के लिए ईच अदर और 2 से अधिक के लिए वन एंड अदर का प्रयोग होता है। देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट सिस्टम हमारा है इसी क्रम में, ये हमारा 6 नंबर का प्रोनाउन था। जो 6 नंबर का प्रोनाउन यहाँ पे है, और नेक्स्ट हमारा जो 7th प्रोनाउन है, एक निश्चित और सुव्यवस्थित ऑर्डर में उस नेक्स्ट को किस प्रकार से मेंटेन करेंगे उसको समझें। अगला हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में बोलेंगे संकेतवाची सर्वनाम, जिसके अंतर्गत दिस और दैट आता है। संकेतवाची सर्वनाम जिसके अंतर्गत दिस और दैट आता है। ये दोनों दिस और दैट तो होते हैं, लेकिन इनका प्लूरल नंबर भी होता है। दिस का प्लूरल नंबर दीज होता है और दैट का प्लूरल नंबर दूज होता है। दिस का क्या हुआ, दिस का हुआ दैट, दिस का दीज और दैट का दूज। ये डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य करते हैं, यानी संकेत दर्शाते हैं। संकेत कैसे, हमने बोला दिस इज माई बुक। अब ये इशारा कर रहा है कि कोई एक किताब है और उस किताब को पॉइंट आउट करके ये कह रहा है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो यहां पर जो दिस वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन का कार्य कर रहा है, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं दैट वॉज योर चांस। अगर मैं यहां पे दैट लिखा हूं, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इस दैट की कंडीशन ये पॉइंट आउट कर रहा है, वो चांस जो है ना उसकी बात कर रहा है, यानी ये भी हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का जो हमारा प्लूरल नंबर होता है, तो दिस का प्लूरल नंबर दीज होता है। दीज आर माई पेन्स, और दैट का प्लूरल नंबर होता है दोज वर योर पेन्स। देखिए ये कहता है दीज आर माई पेन्स, ये मेरी पेन्स हैं। तो यहां दीज प्लूरल नंबर को पॉइंट आउट कर रहा है, ये प्लूरल है, प्लूरल। और यहां दोज लिखा है, दोज वर योर पेन्स, तो यहां पर दोज जो है ये भी प्लूरल है, बट पेन्स की ओर ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस एंड दैट, दीज आर टू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बट these and those are the plural form of these demonstrative pronouns. So you can say that 4, आप 4 कह सकते हैं कि चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। एक प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, कुछ एंट्रेंसेस होते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। ऐसे अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं दिस book is mine, those pens
वर हिज। अब देखिए ये हमारा सिस्टम है, दिस बुक इज माइन। देखिए दिस यहां पे एक वर्ड है, दिस के तुरंत बाद यहां पे बुक आ गया। तो जब दिस के तुरंत बाद यहां पे बुक आ गया और यहां देखिएगा दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग और बाई थी, तो डिमॉन्स्ट्रेशन का काम यहां भी ये कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन का काम यहां भी कर रहा है, लेकिन ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। याद रखिए इन चारों वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, कोई भी नाउन अगर दिया है, तो ये वर्ड्स हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाएंगे। दिस बुक इज माइन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज पेन्स वर हिज ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सारे वर्ड्स इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है, इसमें भी और इसमें प्रोनाउन है और इसमें दोनों में क्या है, इन दोनों में एडजेक्टिव है। यानी दिस दैट दीज दोस के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माने जाएंगे, और अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो निश्चित रूप से जानिए कि ये वर्ड्स हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माने जाएंगे। ये एडजेक्टिव का काम करते हैं क्योंकि नाउन के पहले यूज होते हैं। ये इसका कंप्लीट था सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच का बहुत ही वेल क्लासिफाइड है, या रिटेन में रखिए बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ जाता है बाद में। एक साथ बुक्स में होता है तो अलग अलग होता है, ये कहीं और आपको मिलेगा, ये कहीं और मिलेगा। हम लोग दोनों को उठाकर एक साथ आपको दिखा देते हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मेंटेन रखिए, और कमेंट भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कर दिया करिए, हम उसको देख करके बाद में फिर से आपको समझा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो एक प्रोनाउन है जिसे इंडिफिनिट प्रोनाउन का रूप दिया जाता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन ये हमारा सातवां था, ये सातवां प्रोनाउन है, सातवां प्रोनाउन था। 5 कल मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आज मैंने रेसिप्रोकल पढ़ाया 6वां और 7वां डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 8वां जो हमारा है वो इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसे हम अनिश्चितवाची, अनिश्चितवाची सर्वनाम इसे बोलेंगे। ये हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन तो है बट नॉट डिफिनिट। किसके लिए यूज होता है? मदन के लिए, सोहन के लिए, गीता के लिए, रीता के लिए, किसके लिए यूज होता है ये क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन का दर्जा दिया जाता है कि ये इंडिफिनिट अवस्था में होता है। इसका दर्जा हमारा इंडिफिनिट अवस्था में होता है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है। ऐसी पोजीशन में इसमें क्या आता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। यहां लिखा समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, वन, नन, ये हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे सजीवों के लिए प्रयोग होते हैं। निर्जीवों में 4 केवल होते हैं बस, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। ये हमारे 4 कंडीशंस में 4 यूज होते हैं। क्या बताएं? समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग।
समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ये हमारे वर्ड्स हैं। ये 4 कंडीशंस में यूज होते हैं। आप देखिए नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं और ये लिविंग्स के लिए यूज होते हैं। इसमें भी जरा वॉच करें। इसमें 2 प्रकार के प्रोनाउन हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरे नेगेटिव हैं। जैसे मैंने सेंटेंस आपको दिया, समवन हैज कॉल्ड मी, समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया। यहां पर लिया मैंने nobody was not calling us for playing the game। क्या लिखा है यहां पे देखिए, someone, इसको करेक्ट करना है तो someone has called me। जितने भी मैंने इंडिफिनिट प्रोनाउन लिखे हैं सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं, सब सिंगुलर नंबर में प्रयोग होते हैं ये, चाहे वो लिविंग के लिए हो चाहे नॉन लिविंग के लिए हो। यहां पे मैंने लिखा समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया है। तो समवन कोई बंदा है, कोई ऐसा बंदा है तो वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया। समवन सिंगुलर है तो यहां लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैज लगा है, और कॉल्ड मी का कॉल्ड मी लगा दिया। सेंटेंस हमारा एग्जैक्टली बना, समवन हैज कॉल्ड मी, किसी ने मुझे बुलाया है। नोबडी वॉज नॉट कॉलिंग अस फॉर प्लेइंग द गेम, कोई भी व्यक्ति हमें गेम खेलने के लिए नहीं बुला रहा था। पहला सेंटेंस तो करेक्ट था समवन का, एग्जाम में आएगा तो हैव लगा के देगा, यहां हैव, आपको हैज में कन्वर्ट करना होगा इसे। यहां देखिए नोबडी वाज नॉट कॉलिंग, ये प्रॉब्लम कर रहा है क्या, नोबडी भी सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है तो यहां पर लगने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, सो इट इज करेक्ट। बट और चेक करिए, नोबडी के साथ यहां पे नॉट लगा हुआ है, नॉट कॉलिंग। नोबडी ऑलरेडी एक निगेटिव हमारा वर्ड है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ अतिरिक्त नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोबडी वाज नॉट कॉलिंग अस, ये नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्वयं नेगेटिव है, सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी नेगेटिव है। जब सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी नेगेटिव है तो नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नेगेटिव वर्ड को आप चेंज कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एक बार एग्जाम्पल आया था कंपटीशन के एग्जाम में, नथिंग हैड नॉट बीन लेफ्ट इन द रूम। क्या लिखा है, नथिंग हैड नॉट बीन लेफ्ट इन द रूम, कमरे में कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई थी, कमरे में कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई थी। नथिंग हैड नॉट बीन पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन इससे क्या एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, सिस्टम तो हमारा वही होना चाहिए। नथिंग हैड नॉट बीन, कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई थी। नथिंग हमारा अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और इस नेगेटिव प्रोनाउन के होते हुए यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो सिस्टम हमारा क्या बनेगा कि नथिंग हैड बीन लेफ्ट इन द रूम, नथिंग हैड बीन लेफ्ट इन द रूम, कमरे में कुछ भी नहीं छोड़ा गया, कमरे में कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ये सिस्टम हमारा है। नथिंग हैड बीन लेफ्ट इन द रूम। ऐसी पोजीशंस यहाँ पे हमें रखनी है, इस पोजीशन को हमें फॉलो करना है। ओके, दैट्स ऑल। हमारा 8वां जो इंडिफिनिट प्रोनाउन था ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंडिफिनिट प्रोनाउन ऑलवेज इज ऑलवेज सिंगुलर,
इट इज कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये लिविंग के लिए भी नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। नॉन लिविंग वाला भी मैंने बता दिया, और लिविंग्स के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं मैंने उसको भी समझा दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारा किसी डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क में आता है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क में आता है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करके उसको समझाया जाता है। आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर देते हैं, यानी वो जहां भी पहुंचते हैं लोगों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, अपने फ्लैटरी से, अपने वर्चूज से। उसी प्रकार से हमारा एक प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं विभक्त वाची सर्वनाम। इसमें ईच और एवरी ये दो शब्द होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बेटा हमारा ईच और एवरी दो वर्ड केवल होते हैं, ईच और एवरी। ये डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क लेते हैं। जहां भी ये लगते हैं वहां प्लूरल सब्जेक्ट को भी सिंगुलर बना देते हैं, इसलिए इनके साथ लगने वाली जो वर्ब होती है हेल्पिंग या मेन वर्ब, उसे भी सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है। ईच हमारा जो वर्ड है यूज्ड फॉर टू, ईच का प्रयोग दो के लिए करते हैं, और एवरी का प्रयोग फॉर टू एंड आल्सो फॉर मोर देन टू। ये हमारा ईच और एवरी दो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसमें ईच का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं और एवरी का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। दो के लिए भी होता है, दो के लिए। इट इज अ कॉमन फॉर बोथ कंडीशंस। ईच के लिए भी यूज होता है, और यानी जहां ईच यूज होता है दो के लिए, उसके लिए भी यूज होता है और अन्य के लिए भी यूज होता है। कैसे? अगर मैं सिस्टम आपको ये बताता हूं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर sitting properly in the class। देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर सिटिंग प्रॉपरली इन द क्लास। सभी लड़के और सभी लड़कियां प्रॉपरली क्लास में बैठे थे। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट आपस में एंड से कनेक्ट होते हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, सिंगुलर नंबर के वर्ड्स को अगर आपस में एंड से कंसीडर करते हैं, एंड से एडज्वाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल। इसलिए उनके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होती है। बट रिमेंबर दैट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा उनके साथ लगा है, अगर उन वर्ड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जुड़ गया है, तो वो वर्ड्स हमारे सिंगुलर हो जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर कर करके सिंगुलर बना देता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर सिटिंग प्रॉपरली इन द क्लास। तो यहां पर ईच बॉय, बॉय के पहले भी ईच लगा है और गर्ल के पहले भी ईच लगा है। इन दोनों पोजीशंस में ओवरऑल हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ये सिंगुलर हो गया तो यहां पर लगने वाली वर्ब भी क्या हो जाएगी?
यहाँ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, यानी वर के स्थान पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वर के स्थान पे वाज का यूज करेंगे, वर के स्थान पे वाज का यूज करेंगे। ये हमारा सिस्टम होता है। इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए और हमेशा याद रखिए कि किस पोजीशन में हम किस वर्ड में कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो किस तरह से फॉलो होता है। इसमें और भी वर्डिंग्स आती हैं इसके साथ, जैसे ऑफ के साथ, जैसे ईच ऑफ, एवरीबडी ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ऐसे वर्ड्स अगर हमारे आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको किस प्लेटफॉर्म पर कैसे हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग वो समझाऊंगा। कैसे मेंटेन करते हैं कि उसके बाद लगने वाला आने वाला नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, लगने वाली वर्ब हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। ये सिस्टम है, ये फंक्शन हो जाता है। मैं भी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन है और अब इसके बाद में हम आपको प्रोनाउन का फंक्शन फिर पढ़ाएंगे। तो अभी 10वां प्रोनाउन हमारा बचा हुआ है। 9 प्रोनाउन तक मैंने समझा दिया, 10वां प्रोनाउन हमारा बचा हुआ है। ये जो 10वां प्रोनाउन है ये क्या है, इसमें हम लोग एक्सक्लामेटिव, एक प्रोनाउन फंक्शन में तो नहीं है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। अगर आपने इन प्रोनाउन के 10 प्रकार को अच्छी तरह से समझ लिया है तो इसके फंक्शन को भी समझने में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसका फंक्शन भी वेल डिफाइंड हो जाएगा माइंड में। 10वां जो हमारा प्रोनाउन है वो हमारा है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ये हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। किस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है हमें समझने की जरूरत है। हमने ब्रैकेट में यहां क्या लिखा, यहां लिखा व्हाट। एक वर्ड यही ऐसा है, एक वर्ड केवल है जो एक्सक्लामेटिव प्रोनाउन के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। एक्सक्लामेटिव प्रोनाउन में यूज होता है बट इसके यूजेस अलग अलग है। प्रॉब्लम देखो 3 में बता रहा हूं। जैसे किसी ने कहा व्हाट आर यू ईटिंग, किसी ने कहा टेल मी व्हाट यू आर ईटिंग, टेल मी व्हाट यू आर ईटिंग। यहां का सिस्टम जरा देखिए, इनका सिस्टम देखिए। व्हाट आर यू ईटिंग लिखा है, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, ये समझा रहा है आप क्या खा रहे हैं। तो इस सिस्टम में व्हाट यहां पे सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। व्हाट यहां पे हेल्पिंग वर्ब होने के कारण सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है ना, इसलिए यहां पर यही व्हाट क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, विच आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। आपको पहले पढ़ा चुका हूं इसको। यहां पे व्हाट क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यही व्हाट। सेकेंड सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करिए, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट यू आर ईटिंग, जो तुम खा रहे हो। कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में यूज होता है तो इसका का से मीनिंग निकलता है, लेकिन अगर ये बीच में यूज होता है तो जो से इसका मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग जो से निकलता है। यानी मुझे बताओ जो आप खा रहे हो, मुझे बताओ जो आप खा रहे हो, यहां जो से निकलेगा। ये जो व्हाट है यहां पर, ये हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां का जो व्हाट है बीच में, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन।
टेल मी व्हाट यू आर ईटिंग, टेल मी व्हाट यू आर ईटिंग, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सोचिए, यही व्हाट वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यही व्हाट नीचे रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों में इसकी प्रॉपर्टी सेम है। एक जगह रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, एक जगह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है। अब यहां देखिए, यही व्हाट एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन भी होगा। मैंने बताया व्हाट एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन तब होता है जब व्हाट के माध्यम से किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को शो किया जाता है। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होती है और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, तब व्हाट का यूज करते हैं। यानी जैसे मैंने बोला, व्हाट रीना फेल्ड इन द एग्जाम। मैंने यहां बोला व्हाट रीना पास्ड इन द एग्जाम। रीना पास्ड इन द एग्जाम, ओके। मैंने यहां क्या समझाया? व्हाट रीना फेल्ड इन द एग्जाम। क्या रीना परीक्षा में फेल हो गई? क्या रीना परीक्षा में फेल हो गई? इसका मतलब दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। किसी असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की पहले कॉमा लगाकर अगर व्हाट का यूज किया जाता है तो ये हमारा एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन होता है, और इसका सेंटेंस से कोई भी टेंस से मतलब नहीं होता। इसकी जो कंडीशंस होती हैं उससे मतलब नहीं होता आपके सेंटेंस से। यानी यहां दोनों जो व्हाट हैं ये एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को शो करता है, अनएक्सपेक्टेड चीज को शो कर रहा है। जो नहीं होना था वो हो गया और सडनली आपने सुना तो उस पर आप बहुत ही एक मार्वेलस वंडर को शो करते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया। ये हमारा एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन होता है। दिस इज यूज्ड फॉर शोइंग द एक्सक्लेमेशन एंड मार्वेलस वंडर इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस बट नॉट यूज्ड इन ग्रामेटिकली पोर्शन। 9 प्रकार के प्रोनाउन ही आपके ग्रामर में यूज होते हैं, ये 10वां प्रकार तो यूं ही एक्सेप्ट कर लिया गया है। दिस वॉज द रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन विच आई हैव डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। नथिंग इज लेफ्ट फॉर डिस्क्राइबिंग, and after that I will start the function of pronoun। अब प्रोनाउन का फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को उसके सिस्टम के बारे में बता दूं कि जिस केस में सपोज दैट आप किसी से ये भी कहते हैं कि भाई एक ओला कार हमें बुक कराना है, तो वो पूछता है भाई कितने पैसेंजर्स हैं। जितने पैसेंजर्स होंगे ना उनके अकॉर्डिंग कार आ जाएगी। 4-3 होंगे तो एक 5 सीटर आ जाएगी, और आप पैसेंजर्स मोर देन 4-5 हो गए, 6 हैं, तो आपकी और बड़ी गाड़ी आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही, दुनिया में हर चीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें इतने लोगों की अरेंजमेंट करना है किसी फंक्शन में, तो उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो पहले लोगों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले कन्फेक्शनर के पास जब आप जाते हो तो सबसे पहले वो यही पूछता है कितने लोगों की अरेंजमेंट है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल बताता है कि इसका ये अमाउंट, इसका ये अमाउंट। उसी प्रकार से जैसा हमारा नाउन होगा सेंटेंस में, नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन प्रयोग होता है। उसका तो ये शेड होता है, प्रोनाउन इज द शेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज द शेड ऑफ, यानी नाउन का एक प्रकार से ये छाया होती है। जैसे जैसे
जिस जिस एंगल पर जिस जिस रूट पर चलेगा नाउन उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन फॉलो करेगा। ये हमारा जेंडर और नंबर पर निर्धारित होता है। प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज, याद रखिए दो चीजों को, नंबर एंड जेंडर। नंबर एंड जेंडर, नंबर और जेंडर हमारी फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो टेंस और नंबर पर आधारित होती हैं, लेकिन हमारी जो प्रोनाउन का फंक्शन है ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर एंड जेंडर। मान लीजिए जेंडर चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ये ही और शी को चेंज करेगा, इट को चेंज करेगा, दे को चेंज करेगा। अगर मान लो प्लूरल हुआ तो प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज करता है ये। तो जैसा सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी शैल हैव टू यूज प्रोनाउन फॉर दैट and the function will be provided for you, which is very important. Don't miss the function of pronoun, because you will always be connected with the function of pronoun in all type of exams, academic and non-academic exams. So next video will be provided for you the function of pronoun, and you should be curious for listening and watching that video which will recently be provided for you. Okay, that's all over. We will meet again.